नेक्स्ट हमारे पास है रेडियोग्राफिक ग्रिड्स। ठीक है, तो हमने बात की थी कि अगर हम स्कैटर रेडिएशंस को ख़त्म करना चाहते हैं तो हम दो तरीके यूज़ कर सकते हैं। हम बीम रिस्ट्रक्टिंग डिवाइसेस यूज़ कर सकते हैं और दूसरा हम ग्रिड्स यूज़ कर सकते हैं। बीम रिस्ट्रक्टिंग डिवाइसेस में हमने तीन चीज़ें देखी थी। हमारे पास अपर्चर डायफ्राम्स था, कोन्स और सिलेंडर्स थे, एंड वी हैव वेरिएबल अपर्चर कोलिमेटर्स। ऐसा ही था। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस रेडियोग्राफिक ग्रिड्स। ठीक है, अब याद रखना है ग्रिड्स का काम भी वही है, ये भी आपके पास स्कैटर रेडिएशंस को कम करेंगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि किस तरह से स्कैटर्ड रेडिएशंस को कम करती हैं। स्कैटर्ड एक्सरेज दैट रीच द इमेज रिसेप्टर आर पार्ट ऑफ इमेज फॉर्मिंग प्रोसेस। तो हमने पहले बात की थी कि इमेज रिसेप्टर्स तक दो तरह की रेडिएशंस जाती हैं। कौन कौन सी? एक ट्रांसमिटेड एक्सरेज जाती हैं और दूसरी स्कैटर्ड एक्सरेज जाती हैं। Indeed, the X-rays that are scattered forward do contribute to the image, यानी कि वो X-rays जो कि forwardly यानी कि थोड़ा बहुत deviate होती हैं अपने एंगल से, ज़्यादा deviate नहीं होती हैं, वो आपके पास इमेज की फॉर्मेशन में भी कंट्रीब्यूट करती हैं। An extremely effective device for reducing the level of scattered radiation that reaches the image receptor is the radiographic grid, यानी कि जो मोस्ट इफेक्टिव डिवाइस है। अगर आप स्कैटर रेडिएशन को ज़्यादा कम करना चाहते हो तो आप इफेक्टिव डिवाइस जो है वो उसके लिए क्या है, हमारे पास रेडियोग्राफिक ग्रिड है। ठीक है, द ग्रिड इज अ केयरफुली फैब्रिकेटेड सेक्शन ऑफ रेडियो ओपैक मटेरियल। अब इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास रेडियो ओपैक मटेरियल भी होता है और हमारे पास रेडियो ल्यूसेंट मटेरियल भी होता है। रेडियो ओपैक मटेरियल कौन सा होता है? जो कि अपने अंदर एक्सरेज को एब्जॉर्ब कर लेता है, और रेडियो ल्यूसेंट मटेरियल वो होता है जो कि एक्सरेज को पास करने देता है। ठीक है, अब बेसिकली होता क्या है रेडियोग्राफिक ग्रिड के अंदर, इसको हम ज़रा यहाँ पर ड्रॉ भी करके बता देती हूँ मैं आपको। लेट्स से ये आपके पास एक ग्रिड है। ठीक है, इसके अंदर आपके पास क्या होती हैं, इस तरह की स्ट्रिप्स होती हैं। ठीक है, ये हमारे पास है ग्रिड। ठीक हो गया। इस ग्रिड के अंदर हमारे पास क्या है, वी हैव ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क एरियाज। ऐसा ही है। अब ये आपके पास जो डार्क एरिया है, दिस इज कॉल्ड ग्रिड स्ट्रिप। इसको हम क्या कहते हैं, ग्रिड स्ट्रिप, एंड दे आर मेड अप ऑफ रेडियो ओपैक मटेरियल। रेडियो ओपैक मतलब ये अपने अंदर एक्सरेज को एब्जॉर्ब करेंगे, और कौन सी एक्सरेज को एब्जॉर्ब करेंगी? जो स्कैटर्ड एक्सरेज होंगी। और ये जो आपके पास दरमियान में एरिया नजर आ रहा है, दिस इज नोन एज इंटरस्पेस। तो ग्रिड स्ट्रिप्स के दरमियान जो स्पेस है ये हमारे पास क्या है, इंटर स्पेस है, और ये आपके पास बनी हुई होती है रेडियो ल्यूसेंट मटेरियल से। रेडियो ल्यूसेंट मटेरियल का मतलब कि ये एक्सरेज को अपने अंदर से पास करने देगा। ठीक है, और नीचे हमारे पास क्या होता है, वी हैव इमेज रिसेप्टर। अब याद रखना है कोलीमेटर को हमने कहाँ पर रखा था, कोलीमेटर को हमने रखा था पेशेंट और एक्सरे ट्यूब के दरमियान, जबकि जो ग्रिड है उसको हम कहाँ पर रखेंगे, पेशेंट और इमेज रिसेप्टर के दरमियान। पेशेंट से एक्सरेज निकलेंगी, उसके बाद ग्रिड के अंदर जाएंगी, जो स्कैटर्ड एक्सरेज होंगी वो ग्रिड एब्जॉर्ब कर लेगी, और सिर्फ जो ट्रांसमिटेड एक्सरेज होंगी वो आगे इमेज रिसेप्टर तक पहुंचेंगी। ऑलराइट, अब अगर आप देखो, इसको हम दूसरे पेन से ड्रॉ करते हैं। देखो, अब जो एक्सरेज स्ट्रेट आ रही हैं वो तो ये जो रेडियो ल्यूसेंट है, इंटरस्पेस है, उससे गुजर के डायरेक्ट आपके पास इमेज रिसेप्टर तक पहुंच जाएंगी, इमेज की फॉर्मेशन करेंगी। अब वो एक्सरेज जो कि स्कैटर्ड है, स्कैटर्ड मतलब उनकी डायरेक्शन चेंज है। जब उनकी डायरेक्शन चेंज है तो इसको हम दूसरे मार्कर से ड्रॉ करते हैं। अब लेट्स इनकी डायरेक्शन चेंज है, इस डायरेक्शन में आ रही थी, कुछ इस डायरेक्शन में आ रही थी, तो जब डायरेक्शन चेंज है तो क्या होगा, ये जो आपके पास स्ट्रिप्स हैं ये लेड की बनी हुई है, रेडियो ओपैक मटेरियल है, तो ये क्या कर लेगा, इनको एब्जॉर्ब कर लेगा, आगे नहीं आने देगा इमेज रिसेप्टर तक। ठीक है, क्योंकि स्कैटर रेडिएशन क्या करती हैं, इमेज का कंट्रास्ट खराब करती हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था कि सपोज ये आपके पास पेशेंट है, अब एक्सरेज इस जगह से होके निकली। ठीक है, अब इनके पास इंफॉर्मेशन क्या है, चेस्ट की है। ठीक है, तो इनको इमेज रिसेप्टर के ऊपर यहीं पे इमेज बनानी चाहिए, लेकिन नहीं, जब ये स्कैटर होंगी इस डायरेक्शन में आएंगी तो ये इमेज यहाँ पर बनेगी, फासला बढ़ गया तो मिस इंटरप्रिटेशन होगी। ऐसा ही है ना, तो इसीलिए हम क्या करवाते हैं कि हम इन स्कैटर रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करवा लेते हैं बाय द यूज ऑफ ग्रिड। ऑलराइट, अब याद रखना है ये जो ग्रिड है ना, ये सारी की सारी स्कैटर्ड एक्सरेज को एब्जॉर्ब नहीं करती हैं, ये उन एक्सरेज को एब्जॉर्ब करती हैं जो ज़्यादा एंगल पर डिफ्लेक्ट होती हैं। यानी कि
फॉर एग्जांपल अगर ये एक्सरेज आ रही थी और ये थोड़ा सा अपने एंगल से डिफ्लेक्ट हुई है तो भी ये जो है वो आपके पास क्या होगी, पास कर जाएगी, इमेज रिसेप्टर तक पहुंचेगी और इमेज की फॉर्मेशन में रोल प्ले करेगी। ठीक है, जो ज़्यादा डिफ्लेक्ट हुई हैं, जिनकी डायरेक्शन बहुत ज़्यादा चेंज थी, तो वो आपके पास इन स्ट्रिप्स के ज़रिए एब्जॉर्ब हो जाएंगी, इमेज रिसेप्टर तक नहीं पहुंचेंगी। ऑल राइट, अब यहाँ पर क्या कहते हैं, द ग्रिड इज पोजिशन बिटवीन द पेशेंट एंड इमेज रिसेप्टर। तो पोजीशन भी याद रखनी है कि ग्रिड को कहाँ पर रखा जाता है। कोलीमेटर को हम कहाँ पर रखते थे, सोर्स और पेशेंट के दरमियान। ठीक है, क्योंकि सोर्स से एक्सरेज निकल रही थी तो उनको कोलीमेट करना था। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, हम यूज करते हैं ग्रिड्स को फॉर द रिडक्शन ऑफ स्कैटर रेडिएशंस। तो स्कैटर रेडिएशंस कब बनती हैं, पेशेंट की बॉडी से निकलने के बाद। ठीक है, तो इसको हम पेशेंट और इमेज रिसेप्टर के दरमियान में रखते हैं। This technique for reducing the amount of scatter radiation that reaches the image receptor was first demonstrated in 1913 by Gustav Bucky। तो Gustav Bucky ने इसको फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किया था। Over the years, Bucky's grid has been improved by more precise manufacturing, but the basic principle has not changed। तो आज जो है वो शेप्स वगैरह चेंज हो गई हैं, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप लोग इमेज में देखो तो यही कह रहे हैं कि नीचे हमने क्या लगाई हुई है, ग्रिड लगाई हुई है। ये क्या है, इमेज रिसेप्टर है, दिस इज पेशेंट, और पेशेंट और इमेज रिसेप्टर के दरमियान में हमने क्या रखी है, ग्रिड रखी है। अब ये जो ब्लैक कलर की लाइंस आपको नजर आ रही है, ये स्ट्रिप्स हैं, ग्रिड स्ट्रिप्स, और ये रेडियो ओपैक मटेरियल से बनी हुई है, यानी कि लेड से बनी हुई है। जो दरमियान में स्पेस है, ये हमारे पास क्या है, इट इज मेड अप ऑफ रेडियो ल्यूसेंट मटेरियल, यानी कि एल्यूमिनियम की या फिर प्लास्टिक फाइबर्स की बनी हुई होती है। ऑल राइट, अब देखो जो एक्सरेज जिनका एंगल चेंज है वो नीचे आ रही हैं, नहीं आ रही, ये इनके ज़रिए एब्जॉर्ब हो रही हैं। सिर्फ और सिर्फ जो स्ट्रेट एक्सरेज हैं वही, और जो थोड़ी बहुत अपने एंगल से डिफ्लेक्ट हुई हैं, द ओनली एक्सरेज ट्रांसमिटेड थ्रू अ ग्रिड आर दोज दैट ट्रेवल इन द डायरेक्शन ऑफ द इंटर स्पेस, यानी कि इंटर स्पेस से जो गुजरेंगी वही जो है वो बाहर निकलेंगी। एक्सरेज स्कैटर्ड ऑब्लिकली, जिनकी डायरेक्शन चेंज हुई थ्रू द इंटर स्पेस आर एब्जॉर्ब्ड, तो वो आपके पास एब्जॉर्ब हो जाएंगे, और उनको एब्जॉर्ब कौन करेगा, ग्रिड स्ट्रिप्स करेंगी। The grid is designed to transmit only X-rays whose direction is on a straight line, यानी कि जो स्ट्रेट लाइन में होंगी फ्रॉम द एक्सरे ट्यूब टारगेट टू द इमेज रिसेप्टर, जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही होंगी वही आपके पास इमेज रिसेप्टर तक पहुंचेंगी। स्कैटर रेडिएशन इज एब्जॉर्ब्ड इन ग्रिड मटेरियल, तो स्कैटर रेडिएशन क्या होगी, ये एब्जॉर्ब हो जाएगी। Figure 1118 is a schematic representation of how a grid removes scatter radiation from the image forming X-ray beam। तो ये मैंने आपको बता दिया, तो अभी जो हमने डायग्राम देखी थी वो यही थी। X-rays that exit the patient, अब वो X-rays जो पेशेंट से निकलती हैं and strikes the radio opaque grid strips, तो वो क्या होंगी, वो एब्जॉर्ब हो जाएंगी और वो इमेज रिसेप्टर तक नहीं पहुंचेंगी। फॉर एग्जाम्पल अ टिपिकल ग्रिड में हैव ग्रिड स्ट्रिप्स, फॉर एग्जाम्पल एक आम जो आपके पास ग्रिड होती है उसमें 50 माइक्रोमीटर वाइड आपके पास ग्रिड स्ट्रिप्स होती हैं, दैट आर सेपरेटेड बाय इंटर स्पेस, उनके दरमियान कितनी होती है, 350 माइक्रोमीटर होती है। ठीक है, तो ये आपके पास 12.5% जो है वो क्या करती हैं, एक्सरेज जो ट्रांसमिट हो रही हैं उनको एब्जॉर्ब करती हैं। ठीक है, यानी कि जो पेशेंट की बॉडी से एक्सरेज निकली थी जो कि ट्रांसमिट होनी थी, उनमें 12.5% एक्सरेज को ये एब्जॉर्ब करती हैं। कैसे, 50 माइक्रोमीटर हमारे पास क्या थी, ग्रिड स्ट्रिप्स थी, प्लस आपके पास जो इंटर स्पेस थी वो कितनी है, 350, तो ये टोटल कितनी हो गई, 400, यानी कि टोटल आपके पास ग्रिड कितनी थिकनेस की है, 400 थिकनेस की है। ठीक हो गया, तो 400 में से आपके पास ये जो ग्रिड स्ट्रिप है वो कितनी है, 50, ऐसा ही है ना, यानी कि 50% तो ब्लॉक हो गई ना, ये तो टोटली एब्जॉर्ब हो गई, डिवाइडेड बाय 400 तो 1/8, 1/8 करो तो ये आपके पास तकरीबन 12.5% बनता है। तो इसका मतलब है कि 12.5% एक्सरेज जो हैं वो एब्जॉर्ब हो रही हैं। ठीक है, ग्रिड सरफेस एक्सरे एब्जॉर्प्शन, अब यानी कि ग्रिड जो है वो कितने परसेंट एक्सरेज को एब्जॉर्ब करी है, वो किसके बराबर होता है, विड्थ ऑफ ग्रिड स्ट्रिप, ग्रिड स्ट्रिप की विड्थ कितनी है, और आपके पास विड्थ ऑफ ग्रिड स्ट्रिप प्लस विड्थ ऑफ ग्रिड इंटर स्पेस, यानी कि टोटल कितनी हो गई विड्थ, मल्टीप्लाई 100, तो वही बात होगी, विड्थ ऑफ ग्रिड स्ट्रिप हमने क्या कहा 50 है, और विड्थ ऑफ ग्रिड स्ट्रिप 50 प्लस इंटर स्पेस कितना है 350 मल्टीप्लाई 100, तो वही बात होगी 50
डिवाइडेड बाय, इनको प्लस करो तो 400 मल्टीप्लाई 100, तो ये 2 0 इस 2 0 से कैंसिल हो गए, तो 4 1 सर 4 1 सर 4 1 तो कैरी, तो 4 2 सर, तो ये तकरीबन आपके पास 12.5 आ जाता है। ऑल राइट। प्राइमरी बीम एक्सरेज इंसिडेंट ऑन द इंटरस्पेस मटेरियल, यानी कि वो एक्सरेज जो कि इंटरस्पेस मटेरियल में आ रही हैं। तो इंटरस्पेस मटेरियल कौन सा था? रेडियोल्यूसेंट था। तो ये आपके पास क्या करेगा? एक्सरेज को पास होने देगा, वो इमेज रिसेप्टर तक पहुंचेंगी। स्कैटर्ड एक्सरेज इंसिडेंट ऑन द इंटरस्पेस, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल स्कैटर्ड एक्सरेज इंटरस्पेस मटेरियल के ऊपर आई हैं तो ये आपके पास एब्जॉर्ब हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। कैसे? ये डिपेंड कर रहा है कि उनका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है। ठीक है, पहले भी बात की थी ना, जो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट होंगी तो वो इमेज रिसेप्टर तक पहुंचेंगी, जो ग्रेटर एंगल होगा जिनका वो आपके पास ग्रेड्स के जरिए एब्जॉर्ब हो जाएंगी। इफ द एंगल ऑफ द स्कैटर्ड एक्सरे इज ग्रेट इनफ टू कॉज इट टू इंटरसेक्ट अ लेड ग्रिड स्ट्रिप, यानी कि अगर एंगल इतना ज़्यादा है दैट इट कॉज टू इंटरसेक्ट अ ग्रिड स्ट्रिप, तो इट विल बी, इफ द एंगल इज स्लाइट, यानी कि एंगल बहुत कम है, तो जो स्कैटर्ड एक्सरे है वो ट्रांसमिट हो जाएगी टू द प्राइमरी एक्सरे। लैबोरेटरी मेजरमेंट्स शो दैट हाई क्वालिटी ग्रिड्स कैन एटेन्यूएट 80 to 90% of the scatter radiation. Such a grid is said to exhibit गुड क्लीन अप। अब याद रखना है, जो हमारे पास हाई क्वालिटी ग्रिड होती है वो 80 से 90% हमारे पास स्कैटर रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है। इसको हम कहते हैं इस ग्रिड का क्लीन अप अच्छा है, एज अ गुड क्लीन अप। ऑल राइट। नेक्स्ट ये कहते हैं अ ग्रिड हैज़ 3 इंपॉर्टेंट डायमेंशंस। डायमेंशंस आप लोगों ने याद रखनी है, 3 इंपॉर्टेंट डायमेंशंस होती हैं ग्रिड की। आपको जो ग्रिड स्ट्रिप है उसकी थिकनेस पता होनी चाहिए, आपको जो इंटरस्पेस मटेरियल है उसकी विड्थ पता होनी चाहिए, और आपको हाइट पता होनी चाहिए ग्रिड की। इसको हम कहते हैं ग्रिड रेशो। ग्रिड रेशो क्या है? हाइट डिवाइडेड बाय विड्थ। हाइट किसकी? ग्रिड स्ट्रिप की। यानी कि ये आपके पास इस तरह से ग्रिड थी ना, तो ये हमारे पास स्ट्रिप्स थी, ऐसा ही था। अब ये जो स्ट्रिप्स हैं इनकी हाइट कितनी है, और ये जो इंटरस्पेस है इसकी विड्थ कितनी है। विड्थ को हम d से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक हो गया। तो हमारे पास ये क्या है? ग्रिड रेशो है। तो फॉर्मूला क्या है? ग्रिड रेशो इज इक्वल टू हाइट ऑफ ग्रिड स्ट्रिप, जबकि विड्थ किसकी है? इंटरस्पेस की है, ठीक हो गया। सो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आपके पास ग्रिड स्ट्रिप की हाइट ज्यादा होगी तो ग्रिड रेशो भी ज्यादा होगी, अगर हाइट कम तो ग्रिड रेशो भी कम। लेकिन अगर हम बात करें इंटरस्पेस विड्थ की, तो इंटरस्पेस विड्थ जिसकी कम होगी उसकी ग्रिड रेशो ज्यादा होगी। ऑल राइट। हाई रेशो ग्रिड्स। अब हाई रेशो ग्रिड्स कौन सी होंगी? ऊपर हमने बात की, ग्रिड रेशो किसकी हाई होगी? जिसकी आपके पास हाइट ज्यादा होगी, विड्थ कम होगी। ऑल राइट। तो यही कह रहे हैं कि हाई रेशो ग्रिड्स आर मोर इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग स्कैटर रेडिएशन देन आर लो रेशो ग्रिड्स। तो लो रेशो ग्रिड से ज़्यादा आपके पास कौन सी इफेक्टिव हैं? हाई रेशो ग्रिड्स इफेक्टिव हैं। क्यों? क्योंकि हाई रेशो ग्रिड्स के अंदर इंटरस्पेस कम होगी। देखो, जितनी आपके पास ये इंटरस्पेस ज़्यादा होगी, एक तरफ हम ये आपके पास ग्रिड है और दूसरी तरफ आपके पास ये ग्रिड है। अब यहाँ पर मैं लाइन जिस तरह से ड्रॉ कर रही हूँ और यहाँ पर आपके पास लाइंस ये हैं। अब देखो, यहाँ पर आपके पास क्या है? इंटरस्पेस की विड्थ कम है। जब विड्थ कम है तो क्या होगा? थोड़ी सी भी अगर डिफ्लेक्शन होगी तो ये एब्जॉर्ब हो जाएंगी, यानी कि हल्की सी भी अगर वो स्कैटर्ड होगी तो वो एब्जॉर्ब हो जाएंगी। बिल्कुल स्ट्रेट वाली इससे पास करेंगे और इमेज रिसेप्टर तक आएंगी। एज अ रिजल्ट आपके पास हाई क्वालिटी का रेडियोग्राफ बनेगा, हाई कंट्रास्ट का रेडियोग्राफ बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल स्कैटर्ड होती है तो ये देखो बाहर निकल आई। ये बहुत ज़्यादा स्कैटर होगी तभी जाकर लेड स्ट्रिप के साथ इंटरसेक्ट करेगी और तभी ये इसको एब्जॉर्ब कर लेगी। अदरवाइज थोड़ी बहुत स्कैटर हुई तो ये आपके पास इमेज रिसेप्टर तक पहुंच जाएगी, ठीक है। तो यही कह रहे हैं कि जो हमारे पास हाई रेशो ग्रिड्स होती हैं ये ज़्यादा इफेक्टिव हैं क्योंकि ये ज़्यादा स्कैटर रेडिएशन को कम कर रही हैं, ठीक है। This is because the angle of scattered allowed by high ratio grids is less than that permitted by low ratio grids। तो वही बात होगी, लो रेशो ग्रिड्स हैं तो इसमें आपके पास अगर एंगल चेंज भी है
तो भी वो इमेज रिसेप्टर तक पहुंच जाएंगी, जबकि हाई रेशियो ग्रिड के अंदर बिल्कुल स्ट्रेट ही पहुंचेंगी। ठीक है। हाई रेशियो ग्रिड्स इंक्रीज द पेशेंट रेडिएशन डोज, लेकिन हाई रेशियो ग्रिड्स की वजह से क्या होता है, पेशेंट रेडिएशन डोज कम होता है। कैसे? अब देखो, हमने क्या बात की, हाई रेशियो ग्रिड्स हैं। अब हाई रेशियो ग्रिड्स के अंदर लेड स्ट्रिप्स ज़्यादा हैं। ठीक है। तो बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं है ये स्कैटर रेडिएशन को ही एब्जॉर्ब करें, ये जो आपके पास प्राइमरी एक्सरे बीम है उसको भी एब्जॉर्ब कर लेती हैं। जब उसको एब्जॉर्ब कर लेंगी तो इमेज रिसेप्टर तक कम एक्सरेज पहुंचेंगी। ऐसा ही है, जब इमेज रिसेप्टर तक कम एक्सरेज पहुंचेगी तो रेडियोलॉजिस्ट क्या करेगा, वो एमएएस को बढ़ाएगा, डोज को बढ़ाएगा। जब एमएएस को बढ़ाएगा, एक्सपोजर को बढ़ाएगा, तो पेशेंट को डोज ज़्यादा मिलेगा। तो हाई रेशियो ग्रिड्स की वजह से हमारे पास क्या होता है, पेशेंट डोज भी इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि हाई रेशियो ग्रिड्स आपके पास ना सिर्फ स्कैटर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती हैं, बल्कि वो ये आपके पास जो प्राइमरी एक्सरे बीम है उसको भी एब्जॉर्ब कर लेती है। एज अ रिजल्ट इमेज रिसेप्टर तक कम पहुंचती है। रेडियोलॉजिस्ट एमएएस को बढ़ाता है, एक्सपोजर को बढ़ाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को डोज ज़्यादा मिलता है। ठीक है। तो यहाँ पर देख लो, ये हमारे पास लो रेशियो ग्रिड है और ये हमारे पास हाई रेशियो ग्रिड है। ठीक है। देखो, लो रेशियो ग्रिड की वजह से कितना एंगल ऑफ डिविएशन हुआ, और यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर देखो बहुत कम डिविएटेड एंगल जो है वो आगे इमेज रिसेप्टर तक जा रहा है, जबकि यहाँ पर जो ज़्यादा डिविएटेड है वो भी इमेज रिसेप्टर तक जा रहा है। ठीक है। इन जनरल ग्रिड रेशियोज रेंज फ्रॉम, अब ग्रिड रेशियो की रेंजेस कहाँ से कहाँ तक होती हैं, 5:1 भी होती है। इन जनरल ग्रिड रेशियोज रेंज फ्रॉम 5:1 to 16:1, यानी कि 5:1 से लेकर 16:1 तक होती है। 5 क्या है, हाइट है, और 1 क्या है, विड्थ ऑफ इंटरस्पेस है। हायर रेशियो ग्रिड्स आर यूज्ड मोर ऑफन इन हाई केवीपी रेडियोग्राफी। अब याद रखना है, जो हायर रेशियो ग्रिड्स हैं वो हमारे पास कहाँ पर यूज होती हैं, हाई केवीपी रेडियोग्राफी में यूज होती हैं। जो हमारे पास 8:1 है और जो 10:1 ग्रिड है, इट इज़ फ्रीक्वेंटली यूज्ड विद जनरल पर्पस एक्सरे इमेजिंग सिस्टम्स। अगेन इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज आ सकता है कि जो जनरल पर्पस एक्सरे इमेजिंग सिस्टम है उसके अंदर आप लोग कौन सी ग्रिड्स को फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हो, तो 8:1 और 10:1 की ग्रिड्स यूज़ की जाती हैं। जबकि जो हमारे पास 5:1 की ग्रिड है, अगर हम इसकी बात करें तो 5:1 की ग्रिड सिर्फ और सिर्फ 85% स्कैटर रेडिएशन को कम करती है, और अगर हम हाई रेशियो ग्रिड यूज़ करें यानी कि 16:1, तो वो हमारे पास 97% स्कैटर रेडिएशन को कम कर रही है। ठीक है। अब यहाँ पर हमने बात की कि जो हमारे पास हाई रेशियो ग्रिड्स हैं दे आर यूज्ड मोर ऑफन इन हाई केवीपी रेडियोग्राफी। अब हाई केवीपी रेडियोग्राफी के अंदर हम क्यों हाई रेशियो ग्रिड्स यूज़ करते हैं, देखो हाई केवीपी है, सपोज हम कहते हैं 100 से 120 केवीपी है। ठीक है। तो एक्सरे बीम क्या होता है, हाई केवीपी मतलब हाई एनर्जी, एक्सरे बीम ज़्यादा पेनिट्रेटिंग है। ऐसा ही है, जब ज़्यादा पेनिट्रेटिंग है, ज़्यादा एनर्जी है, तो ज़्यादा एनर्जी पे क्या होती है, कॉम्पटन स्कैटरिंग होती है। ऐसा ही है, रिलेटिव की बात कर रही हूँ अगेन। ठीक है। तो कॉम्पटन स्कैटरिंग ज़्यादा होगी, जब कॉम्पटन स्कैटरिंग ज़्यादा होगी तो इसकी वजह से आपके पास स्कैटर रेडिएशंस भी ज़्यादा बनेगी। ठीक है। तो अगर आप लोग लो रेशियो ग्रिड यूज़ करोगे, ठीक है, तो आपके पास चूंकि स्कैटर रेडिएशंस बहुत ज़्यादा बनी है, तो लो रेशियो ग्रिड जो है वो बहुत कम स्कैटर रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगी। ठीक है। इस वजह से हम क्या यूज़ करेंगे, हाई रेशियो ग्रिड्स यूज़ करेंगे। सो द रूल ऑफ थंब इज़ दैट जब आप लोग लो केवीपी रखोगे तो स्कैटरिंग कम होगी, जब स्कैटरिंग कम होगी तो लो या फिर मीडियम ग्रिड रेशियो भी आप रख सकते हो। ठीक है, इफेक्टिव है। अगर हाई केवीपी है तो स्कैटर ज़्यादा होगी, सो अ हाई रेशियो ग्रिड इज़ नीडेड फॉर गुड कंट्रास्ट। ऑल राइट, नेक्स्ट हमारे पास है ग्रिड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, नंबर ऑफ समथिंग। ठीक है, कितनी ज़्यादा कोई चीज़ प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं कि ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। तो नंबर ऑफ ग्रिड स्ट्रिप्स पर सेंटीमीटर, यानी कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास 1 सेंटीमीटर है और ये भी आपके पास 1 सेंटीमीटर है। अब इस 1 सेंटीमीटर के अंदर फॉर एग्जांपल आपके पास ये ग्रिड स्ट्रिप्स हैं और इस 1 सेंटीमीटर के अंदर आपके पास ये ग्रिड स्ट्रिप्स हैं। तो किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, जिसके अंदर ग्रिड स्ट्रिप्स ज़्यादा होंगी। ऑल राइट, grids with high frequency show less distinct grid lines in the radiographic image than grid with low frequency। अब याद रखना है वो ग्रिड जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है इसका मतलब है उसके अंदर ग्रिड स्ट्रिप ज़्यादा है। ठीक है। अब उसकी वजह से क्या होगा, रेडियोग्राफिक इमेज के ऊपर जो आपको ग्रिड लाइंस नज़र आती हैं वो
कम नज़र आएंगी एज कम्पेयर टू लो फ्रीक्वेंसी ग्रिड्स। कहने का मकसद ये है कि जब हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी ग्रिड्स होंगी तो यहाँ से जो आपके पास रेज निकलेंगी, अब नीचे हमारे पास क्या है, हमारे पास फिल्म है, ठीक है। अब जब लो फ्रीक्वेंसी है, एक्सरेज फॉर एग्जांपल यहाँ से पास की, इस रीजन के अंदर आई, फिर यहाँ से पास करेंगे इस रीजन, यानी कि इसके अंदर विड्थ ज़्यादा है, ठीक हो गया, ऐसा ही है। लेकिन जब इसमें से पास करेंगे एक्सरेज तो एक्सरेज ज़्यादा करीब करीब होंगी। जब एक्सरेज ज़्यादा करीब करीब होंगी तो आपके पास आपको रेडियोग्राफ के ऊपर, यानी कि ये जो फिल्म है इसके ऊपर लाइंस नज़र नहीं आएंगी, आपको नहीं पता चलेगा। देखो ना, अब जब लो फ्रीक्वेंसी होगी, देखो इस तरह से, मैं इस तरह से बना के बताती हूँ। यहाँ पे आपके पास लो फ्रीक्वेंसी ग्रेड्स हैं, तो यहाँ से इमेज यहाँ से एक्सरे गुजरेगी, यहाँ से गुजरेगी और यहाँ से गुजरेगी। अब यहाँ पर आपके पास हाई फ्रीक्वेंसी है तो इस तरह से गुजरेंगी, ऐसा ही है। तो एक तरफ आपके पास बीच में स्पेसिंग आ रही है तो ऑब्वियसली बात है लाइन्स तो आपको नजर आएंगी रेडियोग्राफ के ऊपर, और एक तरफ आपके पास स्पेसिंग बहुत कम आ रही है। जब कम आ रही है तो लाइन्स भी आपको इतनी ज़्यादा क्लियरली नज़र नहीं आएंगी, ठीक है। तो इसी वजह से हमें रेडियोग्राफ के ऊपर लाइन्स नज़र नहीं आती है जब हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी ग्रिड्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। इफ ग्रिड स्ट्रिप विड्थ इज हेल्ड कॉन्स्टेंट, द हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ग्रिड, the thinner its interspace must be and the higher the grid ratio। अगेन हम ग्रिड ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, कि ये आपके पास क्या है, दिस इज ग्रिड स्ट्रिप। अब ग्रिड स्ट्रिप की हम विड्थ को छेड़ नहीं रहे, यानी कि ये हमारे पास क्या है, ग्रिड स्ट्रिप है। अब इसकी विड्थ के साथ हम किसी किस्म की छेड़छाड़ नहीं कर रहे। अब कहते हैं कि अगर आप इसकी विड्थ को कांस्टेंट रखो और ग्रिड्स को बढ़ाते जाओ, यानी कि मैं यहाँ पर इसी विड्थ का एक और ग्रिड स्ट्रिप डाल रही हूँ, देन यहाँ पर ऐड कर रही हूँ, तो क्या होता जा रहा है, मैं विड्थ चेंज नहीं कर रही हूँ, ठीक है, मैंने पेन की थिकनेस सेम रखी हुई है, ऑलराइट। तो आप देखो कि इंटरस्पेस कम हुई या नहीं, ये वाली स्पेस, ऑब्वियस सी बात है जितनी मैं ग्रिड्स ऐड करती जा रही हूँ, अब यहाँ पर देखो मैं एक और ग्रिड ऐड कर देती हूँ, तो पहले जो स्पेस इतनी थी अब कितनी हो गई है, इतनी हो गई है, ऐसा ही है। तो इंटर स्पेस क्या होती जा रही है, थिनर होती जा रही है, एंड द हायर द ग्रिड रेशो, तो ग्रिड रेशो क्या होती जा रही है, ज्यादा होती जा रही है। क्यों, हमने ग्रिड रेशो क्या कहा था, ग्रिड रेशो क्या है, ग्रिड रेशो इज इक्वल टू हाइट डिवाइडेड बाय विड्थ। तो ये विड्थ जब कम हो रही है तो ग्रिड रेशो बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी ना, क्योंकि इनका इनवर्स रिलेशन था। द यूज ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी ग्रिड्स, अब देखो आप लोग हाई फ्रीक्वेंसी ग्रिड्स यूज कर रहे हो। हाई फ्रीक्वेंसी ग्रिड्स किसे कहते हैं, जिसके अंदर ग्रिड स्ट्रिप्स ज्यादा होंगी। रिक्वायर हाई रेडियोग्राफिक टेक्निक, अब अगर आप लोग हाई फ्रीक्वेंसी ग्रिड्स यूज कर रहे हो तो उसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, रेडियोग्राफिक टेक्निक भी ज्यादा करनी पड़ेगी, एंड रिजल्ट इन अ हायर पेशेंट रेडिएशन डोज। क्योंकि जब आप लोग हाई फ्रीक्वेंसी ग्रिड यूज करोगे इसका मतलब है ग्रिड स्ट्रिप्स ज्यादा हैं। तो ग्रिड स्ट्रिप्स का क्या काम था, वो तो स्कैटर एक्सरेज को एब्जॉर्ब कर रही थी, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ स्कैटर्ड एक्सरेज को एब्जॉर्ब नहीं करती हैं, ये जब बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो ये हमारे पास क्या करती हैं, यूजफुल एक्सरे हैं जो ट्रांसमिटेड एक्सरेज थी उनको भी एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देंगी। जब उनको एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देंगी तो इमेज रिसेप्टर तक एक्सरेज नहीं पहुंचेंगी। जब इमेज रिसेप्टर तक नहीं पहुंचेंगी तो रेडियोलॉजिस्ट क्या करेगा, एक्सपोजर को ज़्यादा करेगा। जब एक्सपोजर को ज़्यादा करेगा तो पेशेंट को डोज ज़्यादा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है मिलेगा, ठीक है। एज ग्रिड फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज, अगेन ग्रिड स्ट्रिप्स आप लोग इंक्रीज कर रहे हो, रिलेटिवली मोर ग्रिड स्ट्रिप्स इज अवेलेबल, तो वही बात होगी ज़्यादा ग्रिड स्ट्रिप्स हैं। जब ज़्यादा ग्रिड स्ट्रिप्स हैं तो वो एब्जॉर्ब करेंगे एक्सरेज को, देयर फॉर द पेशेंट रेडिएशन डोज इज हाई। क्यों, बिकॉज अ हायर रेडियोग्राफिक टेक्निक इज रिक्वायर्ड, क्योंकि फिर आपको MAS को बढ़ाना पड़ेगा। द डिसएडवांटेज ऑफ द इंक्रीज्ड The disadvantage of the increased patient radiation dose associated with high frequency grids, यानी कि आप लोग हाई फ्रीक्वेंसी ग्रिड्स यूज कर रहे हो तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, पेशेंट को डोज ज़्यादा मिल रहा है। तो उसको आप कैसे ओवरकम कर सकते हो, बाय रिड्यूसिंग द विड्थ ऑफ द ग्रिड स्ट्रिप, आप ग्रिड स्ट्रिप की विड्थ को कम कर दो, ठीक है। बट दिस इफेक्टिवली रिड्यूसेस द ग्रिड रेशो, लेकिन उसकी वजह से आपके पास क्या होगा, ग्रिड रेशो कम हो जाएगी, एंड देयरफॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ स्कैटर रेडिएशन। तो जब ग्रिड रेशो कम होगी तो हमारे पास स्कैटर रेडिएशन की एब्जॉर्प्शन भी कम होगी, ठीक है। क्या मतलब है इसका, कि पहले हमने बात की थी
कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, दिस इज ग्रिड, और मैंने कहा था कि मैंने थिकनेस इनकी सेम रखी है, ऐसा ही था। अब वो कहते हैं कि इनकी थिकनेस को कम कर दो, नजर आ रहा है। अब मैंने पेन थोड़ा कम थिक कर दिया, ठीक है। अब कम थिक करने की वजह से क्या हुआ है, इनके दरमियान जो इंटरस्पेसेस हैं उनकी विड्थ थोड़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू प्रीवियस, ऑल राइट। लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ, ग्रिड रेशो कम हो गई है। क्यों कम हुई है, देखो ग्रिड रेशो अगेन क्या थी, हाइट अपॉन विड्थ। अगर आप लोग विड्थ को, विड्थ वो इंटरस्पेस की नहीं कह रहे हैं, वो विड्थ कह रहे हैं ग्रिड स्ट्रिप की। तो जब आप लोग ग्रिड स्ट्रिप की, ये देखो एक चीज आपके पास इतनी है, ठीक है, ऑल राइट। जब आप लोगों ने इसकी विड्थ कम कर दी तो ग्रिड रेशो भी कम होगी, और जब ग्रिड रेशो कम होगी तो आपके पास स्कैटर रेडिएशन भी, स्कैटर रेडिएशन ज़्यादा होंगे, यानी कि स्कैटर रेडिएशन की एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही है अब, ठीक है। मोस्ट ग्रिड्स हैव फ्रीक्वेंसी इन द रेंज ऑफ, तो मोस्टली जो है वो ग्रिड्स की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 25 से 45 लाइन्स पर सेंटीमीटर। ये भी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज के लिए याद रखना है, कितनी होती है, 25 से 45 लाइन्स पर सेंटीमीटर। ग्रिड फ्रीक्वेंसी कैन बी कैलकुलेटेड इफ द विड्थ ऑफ द ग्रिड स्ट्रिप एंड द इंटरस्पेस आर नॉन, तो अगर ये आपको पता है तो आप लोग फाइंड कर सकते हो। ग्रिड फ्रीक्वेंसी इज कंप्यूटेड बाय डिवाइडिंग द थिकनेस ऑफ वन लाइन पेयर एक्सप्रेस्ड इन माइक्रोमीटर इनटू 1 सेंटीमीटर। अब देखो ये बेसिकली कहते हैं, ये आपके पास क्या है, दिस इज स्ट्रिप, और ये फॉर एग्जांपल आपके पास एक लाइन पेयर है। अब यहाँ पर बेसिकली मैंने कितनी लाइन्स ड्रॉ की हैं, 1 2 3 4 5 6 लाइन्स हैं। और अगर पेयर्स की बात करें तो एक इंटरस्पेस, फिर एक स्ट्रिप, फिर एक इंटरस्पेस, फिर एक स्ट्रिप, ठीक है। तो ये आपके पास एक लाइन पेयर है। एक लाइन पेयर से मुराद एक डार्क और एक लाइट एरिया, ठीक हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि एक थिकनेस है किसकी, ये ब्लैक वाली लेड स्ट्रिप की, प्लस आपके पास दूसरा क्या है, दूसरा आपके पास है ये इंटरस्पेस वाइट वाली। तो वाइट वाली को हमने क्या कहा था, W से, इंटरस्पेस की विड्थ, ठीक हो गया। यहाँ पर यही कह रहे हैं कि जो ग्रिड फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, कि आप लोगों ने 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर से मुराद 10,000 माइक्रोमीटर डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है, T प्लस डी, यानी कि आपके पास एक लाइन पेयर है ना, तो एक लाइन पेयर में लेड स्ट्रिप भी आती है और इंटरस्पेस भी आती है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या है, ग्रिड फ्रीक्वेंसी है। कि आपके पास जो लेड स्ट्रिप है उसकी थिकनेस है आपके पास 50 माइक्रोमीटर। इसी तरह आपके पास जो इंटरस्पेस विड्थ है उसकी आपके पास जो विड्थ है वो कितनी है, 350 माइक्रोमीटर है, ठीक हो गया। तो अगर आप लोग फाइंड करना चाहते हो वन लाइन पेयर, तो वन लाइन पेयर कितना होगा, 50 प्लस, इसको भी प्लस करो 350, तो ये कितना हो गया, 400 माइक्रोमीटर, ऐसा ही है। तो ग्रिड फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ग्रिड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 10,000 माइक्रोमीटर डिवाइडेड बाय 400। तो ये दो जीरो इनसे कैंसिल हो गए, तो 4, ये तकरीबन 25 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि पर सेंटीमीटर कितनी आपके पास है, 25 लाइन्स प्रेजेंट है पर सेंटीमीटर, ऑल राइट। स्पेशली डिज़ाइन ग्रिड्स आर यूज्ड फॉर मेमोग्राफी, ये अगेन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के लिए, कि आपके पास जो मेमोग्राफी के अंदर यूज़ हो रही होती हैं वो 4:1 और 5:1 के ग्रिड्स यूज़ हो रही होती हैं, ठीक है। These low ratio grids have grid frequencies of approximately 80 lines per centimeter। तो इनकी आपके पास ग्रिड फ्रीक्वेंसीज कितनी होती हैं पर सेंटीमीटर, 80 लाइन्स होती हैं इनके अंदर, ठीक है। Purpose of the interspace material is to maintain a precise separation between the delicate lead strips of the grid, यानी कि आपके पास इंटरस्पेस क्यों रखी हुई है, ताकि दो ग्रिड्स के दरमियान स्पेस रखी जाए। द इंटरस्पेस मटेरियल ऑफ मोस्ट ग्रिड्स कंसिस्ट ऑफ एल्यूमिनियम या फिर प्लास्टिक फाइबर्स के होते हैं। रिपोर्ट्स आर कन्फ्लिक्टिंग एज विच टू बी बेटर, यानी कि ये भी नहीं पता कि एल्यूमिनियम और जो प्लास्टिक है उसमें से कौन बेटर है, लेकिन मोस्टली यही यूज़ हो रहे होते हैं। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास ज़्यादा होता है देन प्लास्टिक, एंड देयरफॉर मे प्रोवाइड सम
selective filtration of scattered X-ray is not absorbed in the grid strip. ठीक है, तो एल्यूमिनियम जो है फॉर एग्जांपल अगर ग्रिड स्ट्रिप से कुछ एक्सरेज एब्जॉर्ब नहीं भी हुई तो आपके पास एल्यूमिनियम भी एज अ फिल्ट्रेशन काम करता है, एक्सरेज को एब्जॉर्ब कर लेता है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है. एल्यूमिनियम ऑल्सो हैज़ एडवांटेज ऑफ प्रोड्यूसिंग लेस विजिबल ग्रिड लाइन्स ऑन द रेडियोग्राफ. इसी वजह से रेडियोग्राफ के ऊपर विजिबल लाइन्स भी आपको नहीं मिलती हैं. On the other hand, use of aluminium as interspace material increases the absorption of primary X-ray in the interspace. तो अब जब एल्यूमिनियम आप लोग इंटरस्पेस के अंदर यूज़ करते हो तो इससे एक डिसएडवांटेज ये भी है कि जब आप लोग एल्यूमिनियम को यूज़ करते हो तो देखो लेड स्ट्रिप्स भी एब्जॉर्ब कर रही हैं, अब आप लोग इंटरस्पेस के अंदर एल्यूमिनियम भी यूज़ कर रहे हो तो एल्यूमिनियम भी एब्जॉर्ब करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इमेज रिसेप्टर तक एक्सरेज कम पहुंचेगी. जब इमेज रिसेप्टर तक एक्सरेज कम पहुंचेगी तो रेडियोलॉजिस्ट क्या करेगा, एक्सपोजर को बढ़ा देगा. जब एक्सपोजर को बढ़ाएगा तो पेशेंट को डोज ज़्यादा मिलेगा. ठीक है, ये स्पेशली लो केवीपी होता है. क्यों? क्योंकि पहले से ही केवीपी कम है, जो स्कैटर्ड हुई वो तो लेड स्ट्रिप्स ने एब्जॉर्ब कर ली. अब केवीपी कम है यानी कि कम एनर्जीज की हैं, तो जब कम एनर्जीज की हैं तो उनको तो एल्यूमिनियम भी एब्जॉर्ब कर लेगा, तो इमेज रिसेप्टर तो पहुंचेगी नहीं, बहुत कम पहुंचेंगी. ठीक है, अब 100 केवीपी, अगर केवीपी आपकी 100 से ज़्यादा है, दिस प्रॉपर्टी इज अनइम्पॉर्टेंट. ठीक है, लेकिन लो केवीपी के ऊपर द पेशेंट डोज मे बी इंक्रीज्ड बाय अप्रॉक्सीमेटली 20%. तो लो केवीपी के अंदर पेशेंट डोज बढ़ेगा. ठीक है, हाई केवीपी के अंदर नहीं होगा बिकॉज वो तो पहले से ही हाई केवीपी है, हाई पेनिट्रेबिलिटी है, वो पास कर जाएंगी. लेकिन लो केवीपी वाली पास नहीं करेंगी, वो एब्जॉर्ब हो जाएंगी, तो पेशेंट को डोज ज़्यादा देना पड़ेगा. ठीक है, फॉर दिस रीज़न फाइबर इंटरस्पेस ग्रिड्स यूजली आर प्रेफर्ड टू एल्यूमिनियम इंटरस्पेस ग्रिड्स. तो इस रीज़न की वजह से जो आपके पास जो प्लास्टिक फाइबर्स हैं उनको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है एज़ कम्पेयर टू एल्यूमिनियम इंटरस्पेस ग्रिड्स. स्टिल एल्यूमिनियम हैज़ 2 एडिशनल एडवांटेजेस. एल्यूमिनियम के 2 और फ़ायदे भी हैं ओवर फाइबर. इट इज़ नॉन हाइग्रोस्कोपिक. नॉन हाइग्रोस्कोपिक से क्या मुराद है, ये आपके पास किसी भी किस्म का मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं करती है, प्लास्टिक फाइबर करती है. ठीक है, जब ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करती एल्यूमिनियम तो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती है. ठीक हो गया, जबकि जो फाइबर वाली होती है, प्लास्टिक फाइबर वाली एब्जॉर्ब करती है तो वो ख़राब हो जाती है. ऑल्सो एल्यूमिनियम इंटरस्पेस ग्रिड्स ऑफ हाई क्वालिटी आर ईजियर टू manufacture because aluminium is easier to form and roll into sheets of precise thickness. अच्छा, एल्यूमिनियम जो है वो सॉफ्ट होता है. ठीक है, आप उसको इजीली जिस शेप में भी मोल्ड करना चाहो कर सकते हो. थियोरेटिकली द ग्रिड स्ट्रिप शुड बी इनफाइनेटली थिन. अब थियोरेटिकली यानी कि आइडियल केस है कि जो आपके पास ग्रिड स्ट्रिप्स हैं उनको इतना थिन होना चाहिए and should have enough and should have high absorption properties, और उनकी absorption properties भी ज़्यादा होनी चाहिए. लेकिन ये theoretical ऐसा होता नहीं है. ठीक है, these strips may be formed from several possible materials. ये different material से बनाई जाती हैं. लेड जो है वो मोस्ट वाइडली यूज़ किया जाता है. ये भी इंपॉर्टेंट MCQs में आ सकता है. क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि इसको शेप करना ईजी है, ये आपके पास इनएक्सपेंसिव होता है, इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, मास डेंसिटी ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपके पास लेड जो है इट इज़ मटेरियल ऑफ चॉइस इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्रिड्स. ऑलराइट, लेड के अलावा आपके पास टंगस्टन यूज़ किया जाता है, प्लैटिनम है, गोल्ड है और यूरेनियम भी यूज़ किया जाता है. किसी का भी इतना इफेक्टिव रिजल्ट नहीं है जितना लेड का है. ऑलराइट,